दूसरा प्रवचन। जब गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे तब उनकी मां ने उनसे 3 प्रतिज्ञा ली थीं। पहली, वे किसी भी पराई स्त्री की तरफ वासना भरी नजरों से नहीं देखेंगे, जो बहुत ही दुष्कर कार्य है क्योंकि जैसे ही आपको मालूम चलेगा कि आप वासना भरी नजरों से देख रहे हैं, तब तक तो आप देख ही चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि गांधी जी ने इस प्रतिज्ञा का पालन किया होगा, वे कर ही नहीं सकते, इसका पालन कर पाना असंभव है। यद्यपि उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया। दूसरी, उन्हें मांस नहीं खाना चाहिए। गांधी जी ऐसी विकट समस्या से घिर गए क्योंकि आज लंदन में आपको शाकाहारी भोजनालय मिल सकते हैं, आज वहां स्वास्थ्यवर्धक भोजन सामग्री उपलब्ध है, परंतु जब गांधी जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे उस समय शाकाहारी भोजन आसानी से प्राप्त नहीं होता था। उन्हें केवल फल, ब्रेड, मक्खन और दूध आदि से ही गुजारा करना पड़ा था। वे करीब करीब भूखों मर रहे थे। वे लोगों के साथ मिलजुल नहीं सकते थे क्योंकि वे सब लोग मलेच्छ थे और महिलाओं से मिलते हुए वे स्वयं इतना डरते थे कि क्या पता कब एक ठंडी हवा के झोंके की तरह वासना उनकी नजरों में उतर जाए। वासना कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके दरवाजे पर पहले से दस्तक दे और कहे कि मैं आ रही हूं। तुम एक सुंदर स्त्री को देखते हो और अचानक महसूस करते हो कि वह बहुत सुंदर है और इतना काफी है। केवल इतना सोचना ही कि वह सुंदर है, इस बात की सूचना देता है कि तुमने उसे वासना भरी नजरों से देख लिया है। अन्यथा इस बात से क्या लेना देना है और तुम क्यों निर्णय कर रहे हो कि वह सुंदर है या कुरूप है। अतः गांधी जी सदैव महिलाओं से डरते रहे। वे अपने कमरे तक ही सीमित रहते थे क्योंकि यूरोप में सभी जगह महिलाओं की उपस्थिति थी और उन सब से कैसे दूर रहा जा सकता था। तीसरी प्रतिज्ञा थी कि वे अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। पहली समस्या अलेक्जेंड्रिया, मिस्र के एक मुख्य शहर में शुरू हुई। उनके जहाज को उस जगह पर माल उतारने और चढ़ाने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना था। उस जहाज पर उपस्थित जितने भी भारतीय लोग थे वे गांधी जी के मित्र बन चुके थे। उन्होंने सहज भाव से गांधी जी से कहा, यहाँ 3 दिन तक अंदर बैठे रहने का क्या औचित्य है। अलेक्जेंड्रिया में रातें बहुत सुंदर होती हैं। पर गांधी जी को इस बात का अर्थ समझ में नहीं आया। अलेक्जेंड्रिया में रातें सुंदर होती हैं, इन सब मामलों में वे जरा नासमझ थे। उन्होंने सुप्रसिद्ध पुस्तक अरेबियन नाइट्स का कभी नाम तक नहीं सुना था, अन्यथा वे इस बात को थोड़ा बहुत समझ ही जाते। अलेक्जेंड्रिया अरब के बिल्कुल पास है, इसलिए वहां की रातें अरब की रातों जैसी होती हैं। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, यदि रातें बहुत सुंदर होती हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ आ रहा हूं। पर वे यह नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं। वे सब लोग उन्हें एक बहुत ही भव्य मकान में ले गए। वहां गांधी जी ने पूछा, पंतु हम कहां जा रहे हैं। उनके मित्रों ने कहा, सुंदर रातों की ओर। और वह भवन एक वेश्यालय था। गांधी जी एकदम स्तब्ध रह गए और उनकी जबान जैसे बंद हो गई। वे इतना भी नहीं कह पा रहे थे कि मैं अंदर नहीं जाना चाहता हूं। वे इतना भी नहीं बोल पाए कि मैं वापस जहाज पर जाना चाहता हूं। इसके 2 कारण हैं। पहला, यह सब लोग सोचेंगे कि मैं नपुंसक हूं, और दूसरा, वे उस समय बोलने योग्य नहीं थे। जीवन में पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि उनका गला रूंध गया है, जाम हो गया है। उन सब लोगों ने जबरदस्ती उन्हें खींचा। वे लोग बोले, यह नए हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वे उन लोगों के साथ चले गए। उन लोगों ने उन्हें भी एक वेश्या के कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। पसीने से तर कांपते हुए गांधी जी को देखकर वेश्या भी कुछ परेशान हुई। वह बिल्कुल ही भूल गई कि वे केवल एक ग्राहक हैं। उस वेश्या ने उन्हें बिठाया। वे उसके पलंग पर नहीं बैठ रहे थे परंतु उसने आग्रहपूर्वक उन्हें बिठाया। वह बोली, आप ठीक से खड़े होने की स्थिति में नहीं हैं, आप नीचे गिर जाएंगे, आप बहुत ज्यादा कांप रहे हैं। आप पहले बैठ जाइए। वे इतना भी नहीं कह सके कि वे एक वेश्या के पलंग पर बैठना नहीं चाहते हैं। मेरी माँ क्या कहेगी। मैंने तो अभी तक उसकी तरफ देखा नहीं है। भीतर ही भीतर, मन ही मन वे अपनी माँ से बातचीत कर रहे थे। मैंने अभी तक उसकी तरफ वासना की दृष्टि से नहीं देखा है। यह केवल एक दुर्घटना है, ये सब बेवकूफ और मंदबुद्धि लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए हैं। वह महिला समझ गई कि इन्हें यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। वह बोली, बिल्कुल चिंता मत करें, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। मैं आपकी मदद करूंगी। परंतु वे कुछ भी न कह सके। वह महिला बोली, यह तो बहुत ही मुश्किल है, ऐसे कैसे। आप बोल नहीं रहे हैं।
गांधी जी बोले, मैं बस। वह बोली, कृपया आप लिख कर दीजिए। उन्हें कागज पर लिखा, मुझे यहाँ पर आने के लिए बाध्य किया गया है। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ और आपको मैं अपनी बहन की तरह ही देखता हूँ। वह बोली, अच्छा, ठीक है, आप चिंता मत करें। उस महिला ने दरवाजा खोला और कहा, क्या आपके पास जहाज पर वापस जाने के लिए पैसे हैं या मुझे आपकी मदद के लिए आपके साथ आना चाहिए? क्योंकि अलेक्जेंड्रिया में आधी रात का यह समय बेहद खतरनाक है। वे बोले, नहीं। उस वेश्या को देखने के बाद कि वह कोई खतरनाक जीव जैसी नहीं है, अब वह ठीक से बात करने लायक हो गए थे। आज तक वह जितनी भी महिलाओं से मिले थे उन सब में से उस वेश्या ने उनके साथ अधिक मानवता का व्यवहार किया। उसने उन्हें भोजन दिया, पर गांधी जी बोले, नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैं ठीक हूँ। उसने उन्हें पानी दिया, परंतु एक वेश्या के घर का पानी उन्होंने नहीं पिया, जैसे कि पानी भी वेश्या के घर में होने के कारण दूषित हो गया था। गांधी जी ने उस महिला को धन्यवाद दिया और अपनी आत्मकथा में उन्होंने उस महिला और उस पूरी घटना के बारे में लिखा, मैं कितना डरा हुआ था कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मैं ना भी ना कह सका। इन 3 प्रतिज्ञाओं ने इंग्लैंड में उन्हें गुलाम बनाए रखा, अन्यथा वे वहां पूर्ण स्वतंत्र होकर जी सकते थे। वे जीवन के अनेक ऐसे आयामों से परिचित हो सकते थे जो भारत में सुलभता से उपलब्ध नहीं थे, परंतु यह असंभव था क्योंकि 3 प्रतिज्ञाएं ही मुख्य बाधा थीं। उन्होंने मित्र नहीं बनाए, वे सामाजिक सभाओं या धर्म सभाओं में नहीं गए। वे केवल अपनी पुस्तकों के साथ ही सीमित रहे और यह प्रार्थना करते रहे, किसी तरह मेरा यह कोर्स समाप्त हो जाए तो मैं वापस भारत जा सकूं। इस प्रकार का व्यक्ति एक महान कानूनी विशेषज्ञ नहीं बन सकता। उनका परीक्षा परिणाम बेहतर था, वे अच्छे अंकों से पास हुए। परंतु जब वे भारत आए और उनके पहले ही केस के लिए वे कचहरी गए तो वहां फिर से उनके साथ वही घटना घटी जो उस वेश्या के घर में घटी थी। वे केवल इतना ही बोल पाए, माय लॉर्ड, और बस यही आरंभ और अंत था। लोगों ने कुछ देर इंतजार किया, दोबारा उन्होंने यही कहा, माय लॉर्ड। वे इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि जज को कहना पड़ा, इन्हें ले जाएं और कुछ देर आराम करने दें। यह गांधी जी का भारत में भारतीय कोर्ट में पहला और आखिरी केस था। उसके बाद उन्होंने कोई केस लेने की हिम्मत नहीं की क्योंकि माय लॉर्ड कहते ही उनके अटक जाने की संभावना थी। इसकी मुख्य वजह बस यही थी कि उनके पास लोगों से मिलने और वार्तालाप करने का अनुभव नहीं था। वे लगभग एक साधु की तरह अकेले और अलग थलग से जिए थे, मानो वे दूर दराज के किसी मठ में रहे हों। फिर उन्हें मुंबई लाया गया, जहां वे किसी भी तरह से सहज और निश्चिंत नहीं थे। और यह व्यक्ति एक दिन पूरे विश्व का महान नेता बन जाता है। इस दुनिया में चीजें बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करती हैं। गांधी कोर्ट नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने एक मित्रवत मुस्लिम परिवार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस परिवार का दक्षिण अफ्रीका में अच्छा व्यापार था और उन्हें एक कानूनी सलाहकार की आवश्यकता थी। उन्हें वहां कोर्ट में नहीं जाना था, केवल भारत और दक्षिण अफ्रीका में उस व्यापार की स्थिति को समझने में वहां के वकील की मदद करनी थी और उसे कानूनी सलाह देनी थी। इस तरह वे वकील के सहायक के रूप में वहां काम करने लगे। उन्हें स्वयं कोर्ट नहीं जाना पड़ता था। अतः इसी कारण से वे अफ्रीका गए, परंतु बीच रास्ते में ही 2 दुर्घटनाएं हो गईं जिन्होंने न केवल गांधी की जिंदगी बल्कि पूरे भारत का इतिहास बदल कर रख दिया, यहां तक कि इन घटनाओं का असर संपूर्ण विश्व पर भी पड़ा। पहली घटना थी कि भारत से जाते समय जो मित्र उन्हें जहाज पर विदा करने के लिए गए थे, उन्होंने जेन रस्किन की एक पुस्तक अनटू दिस लास्ट उन्हें उपहार में दी। इस पुस्तक ने उनका पूरा जीवन ही रूपांतरित कर दिया। यह बहुत ही छोटी सी और साधारण सी पुस्तक है। यह पुस्तक दावा करती है, अनटू दिस लास्ट अर्थात बेचारा, गरीब एवं अंतिम व्यक्ति। हमें पिछड़े और गरीब व्यक्ति की मदद सबसे पहले करनी चाहिए। और यही उनके संपूर्ण जीवन का दर्शन बन गया कि पिछड़े व दरिद्र व्यक्ति की सहायता सबसे पहले होनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी रेलगाड़ी के पहले दर्जे के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, एक अंग्रेज आया और बोला, तुम यहां से बाहर निकल जाओ क्योंकि कोई भी भारतीय पहले दर्जे के डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकता है। गांधी ने कहा, परंतु मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। प्रश्न यह नहीं है कि मैं भारतीय हूं या यूरोपीय हूं। सवाल यह है कि मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है या नहीं है। लिखित रूप से कहीं भी कुछ ऐसा उपलब्ध नहीं है कि कौन कौन यात्रा कर सकता है। जिसके पास भी पहले दर्जे का टिकट है, वह यात्रा कर सकता है। पर वह अंग्रेज सुनने को राजी नहीं था।
उसने आपातकालीन स्थिति में उपयोग की जाने वाली जंजीर खींची और गांधी का सामान बाहर फेंक दिया। गांधी एक दुबले पतले कमजोर व्यक्ति थे। अंग्रेज ने उन्हें भी धक्का देकर बाहर प्लेटफॉर्म पर उतार दिया और बोला, अब करो तुम यात्रा पहले दर्जे में। पूरी रात गांधी उस छोटे से स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़े रहे। स्टेशन मास्टर ने उनसे कहा, तुमने व्यर्थ में ही परेशानी मोल ले ली। तुम्हें चुपचाप नीचे उतर जाना चाहिए था। तुम यहाँ नए लगते हो। भारतीय पहले दर्जे में यात्रा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है, पर यहाँ ऐसा ही चलता है। परंतु वह सारी रात गांधी ने एक अजीब सी हलचल में बिताई। गांधी के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह का बीज इसी घटना से पड़ा। उसी रात उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इस साम्राज्य का अंत होकर रहेगा। गांधी बहुत वर्षों तक अफ्रीका में रहे और वहां उन्होंने अहिंसा द्वारा अपनी लड़ाई लड़ने की संपूर्ण कला सीख ली। जब वे 1920 में भारत आए तब अहिंसक क्रांति के कुशल नायक बन गए और केवल अपनी परंपरागत, रूढ़िवादी और धार्मिक छवि के कारण जल्दी ही उन्होंने पूरे देश के मन पर आधिपत्य कर लिया। वास्तव में, वे यह सलाह भी देते थे कि हमें घड़ी को अतीत की ओर मोड़ देना चाहिए और मनुकाल में 5000 वर्ष पूर्व के वक्त में वापस लौट जाना चाहिए। उनके लिए चरखा ही एकमात्र महानतम और नवीनतम आविष्कार था। चरखे के बाद विज्ञान गायब। विज्ञान का काम चरखे के साथ ही पूरा हो चुका था। निश्चित ही वे उन लोगों के नेता बने जो आधुनिक और समसामयिक नहीं थे। तुम मुझसे पूछते हो कि मानवता को कैसे बचाया जाए, पर किससे बचाया जाए? मैं यही कहूंगा कि मानवता को महात्मा गांधी और उनके जैसे ही अन्य लोगों से बचाया जाए। हाँ, मानवता को बचाओ। मानवता को बचाओ पोप से, पादरियों से, शंकराचार्यों से, इमामों से। मानवता को बचाओ जीसस क्राइस्ट से, महावीर से, गौतम बुद्ध से। बचाओ मानवता को। पर मैं जानता हूं कि तुम्हारा प्रश्न मानवता को जीसस से बचाने के बाबत नहीं है। तुम बिल्कुल इसका विपरीत पूछ रहे हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कैसे मानवता को जीसस क्राइस्ट के लिए बचाया जाए, न कि जीसस क्राइस्ट से। पर क्यों? क्या तुमने कभी सोचने की कोशिश की है, क्या तुम सुरक्षित हो? क्या तुम ऐसा दावे के साथ कह सकते हो कि तुम उस बिंदु पर आ पहुंचे हो जिसके आगे विकास की कोई गुंजाइश नहीं है? क्या तुम कह सकते हो कि तुम नितांत संतुष्ट हो, तृप्त हो और तुम्हें एक क्षण भी और जीने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे लायक कुछ नया बचा ही नहीं है? क्या तुम समस्त चिंता, मानसिक वेदना, दुख, कष्ट, क्रोध और ईर्ष्या से सुरक्षित हो? क्या तुम अपने ही अहंकार से अपना बचाव कर सकते हो? यदि तुम अपने आसपास मौजूद इस तरह के समस्त कूड़ा करकट से और अपने भीतर भरे हुए विष से सुरक्षित नहीं हो, तब तुम यह पूछने की हिम्मत कैसे जुटा रहे हो कि मानवता को कैसे बचाया जाए? हम मानवता को बचाने वाले कौन होते हैं? किस अधिकार से हम मनुष्यता को बचाएं? मैं स्वयं को एक रक्षक की तरह, एक मसीहा की तरह नहीं सोच पाता हूं क्योंकि ये सब अहंकार के खेल हैं। मैं कौन होता हूं तुम्हें बचाने वाला? अगर मैं स्वयं को बचा सकता हूं तो मेरे लिए यही पर्याप्त होगा। परंतु यह दुनिया अद्भुत है। लोग खुद को हर तरह की गंदगी में डुबो रहे हैं और खुद ही चिल्ला रहे हैं, मानवता को बचाओ। किससे बचाएं? तुमसे बचाएं। इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से समझा जा सकता है। मुक्ति दिलाना, बचाना, मदद करना, सेवा करना आदि। तुम ये सारे महान कार्य केवल एक ही मकसद के लिए शुरू करते हो, स्वयं। तुम अपना स्वयं का सामना नहीं करना चाहते। तुम देखना ही नहीं चाहते कि तुम कहां हो, तुम क्या हो। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि इंसानियत को बचाना शुरू करो, इससे तुम बहुत जटिलतापूर्वक व्यस्त हो जाओगे। तुम स्वयं के खालीपन को भूलकर कुछ भरा हुआ महसूस करोगे क्योंकि अब तुम एक महान लक्ष्य की चिंता में संलग्न हो। ऐसा करने से तुम्हें अपनी स्वयं की समस्या नगण्य लगने लगेगी। शायद तुम अपनी समस्याओं को भूल ही जाओ। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, परंतु बहुत विषाक्त है। किसी भी प्रकार से बस तुम स्वयं से बहुत दूर निकल जाना चाहते हो। जितना संभव है उतनी दूर निकल जाना चाहते हो, इतनी दूर की दर्द और चोट देने वाले अपने ही घाव तुम्हें नजर न आए। वास्तव में किसी को भी बचाव की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति जैसा है वैसा ही बिल्कुल ठीक है। हर व्यक्ति अपने स्वयं के चुनाव से ही वैसा है। मैं कौन होता हूं उसे सताने वाला? मैं जो भी संभव कार्य कर सकता हूं वह यही है कि मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं कि मुझे क्या हुआ है। मैं अपनी कहानी कह सकता हूं।
शायद मेरी कहानी से किसी को कोई प्रेरणा या दिशा मिल जाए, नई संभावना का द्वार खुल जाए। पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, केवल स्वयं का अनुभव साझा कर रहा हूँ। यह सेवा नहीं है। मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, अतः यह सेवा नहीं है। याद रहे, समाज सेवक के लिए उदासी और गंभीरता अनिवार्य है क्योंकि वह कुछ महान काम कर रहा है। मैंने कोई भार नहीं उठा रखा है जगत का या किसी भी व्यक्ति का। और मैं कोई गंभीर कार्य नहीं कर रहा हूँ। केवल तुम्हारे संग अपनी अनुभूतियों को बांटने का मजा ले रहा हूँ। अनुभव बांटना अपने आप में ही आनंद है। यदि तुम तक कुछ पहुंचे तो धन्यवाद दो ईश्वर को। उसका वजूद नहीं है। मुझे धन्यवाद मत दो क्योंकि मैं हूं। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।